हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा इलेक्शन एंड इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया, देखिए। इलेक्शन कमीशन हैज इंक्रीजिंगली रिप्लेस्ड बैलेट पेपर्स विथ व्हिच डिवाइस, यानी कि हमारा जो चुनाव आएगा ये बैलेट पेपर को रिप्लेस कर चुका है। किस डिवाइस से, किस डिवाइस का इस्तेमाल करा जा रही है इसके बदले। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए या फिर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ईवीएम। यानी द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मॉडर्नाइज द वोटिंग सिस्टम इन इंडिया एंड ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बैलेट पेपर। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो पहले जो बैलेट पेपर इस्तेमाल किया जा रहा था इसमें बहुत टाइम लगता था और बहुत करप्शन हो रहा था। इसे हटाने के लिए और सारे काम को इजीली करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। व्हिच टू कंपनीज आर जॉइंटली डेवलप्ड, व्हिच टू कंपनीज आर जॉइंटली डेवलप्ड ईवीएम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रही है, कौन सा दो कंपनी मिलकर इसे बनाया है, डेवलप किया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों कंपनी मिलकर यानी कि ईवीएम्स को बना रहे हैं। यानी कि ईवीएम्स वर डेवलप्ड बाय बीईएल, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु में है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि हैदराबाद में है। ये दो कंपनी मिलकर इलेक्शन कमीशन का एक इनिशिएटिव ये है, ये क्या बना रहे हैं, ईवीएम मशीन बना रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। इन व्हिच ईयर्स वाज द फर्स्ट पोल यूजिंग ईवीएम हेल्ड इन इंडिया। भारत में कौन से साल पहला बार ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, इसको इस्तेमाल करके वोटिंग हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द फर्स्ट ईवीएम्स बेस्ड इलेक्शंस वाज कंडक्टेड इन 70 पेरर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन केरला इन 1982 में केरला में जो पेरर असेंबली, वहाँ पर जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें हुआ था इसका इस्तेमाल। फास्ट ईवीएम मशीन बेस्ड इलेक्शन वहाँ पर कंडक्ट किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। द फास्ट यूज ऑफ ईवीएम इन इंडिया वाज इन व्हिच स्टेट, किस राज्य जो पहला ईवीएम का इस्तेमाल करके वोटिंग कराया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल क्या था, यानी कि केरल पेरोर कॉन्स्टिट्यूंसी, केरल का जो निर्वाचन क्षेत्र यानी कि पेरोर, जो 1982 में विटनेस द फास्ट ट्रायल्स यूज ऑफ ईवीएम इन इंडिया, जो पहला ईवीएम का इस्तेमाल किया था चुनाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए। वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि वीवीपैट, ठीक है ना, वाज यूज्ड फास्ट इन व्हिच ईयर, इसका किससे इस्तेमाल किया गया था और कौन सा साल में इसका इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2013 में इसका पहला इस्तेमाल किया गया था, यानी कि वीवीपैट वाज फास्ट यूज्ड इन 2013 बाय द इलेक्शंस इन
नॉक्सन असेंबली जो कि नागालैंड में है, वहाँ पर जो नॉक्सन असेंबली है वहाँ पर पहला बार जो 2013 में वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया था। वीवीपैट क्या है? एक्चुअली वहाँ पर जब मतदाता वोट देते हैं वहाँ पर एक प्रिंटर मशीन होता है। वो क्या करता है, वो जो जिस प्रतीक के ऊपर वो वोट देते हैं उस प्रतीक को ये क्या करता है, प्रिंटर मशीन 7 सेकंड के लिए उसे प्रिंट करता है, ठीक है ना। और वो क्या करता है, वो जो 7 सेकंड के लिए प्रिंट करता है और वो जो प्रिंटर का फोटो, उस प्रिंटिंग फोटो वो उस मतदाता को दिखाई देती है 7 सेकंड के लिए, और वो वेरीफाई हो जाता है कि हाँ मैं इस उम्मीदवार को वोट दिया है, ठीक है ना। 7 सेकंड के बाद वो जो इमेज है वो जो पेटी में गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, वीवीपैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि किस निर्वाचन क्षेत्र में पहला बार वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉक्सन नागालैंड। द फर्स्ट वीवीपैट यूज्ड वाज इन 51 नॉक्सन जो कि एसटी असेंबली बाय इलेक्शन जो सितंबर 2013 में हुआ था, ठीक है ना। तो फ्रेंड देखिए ये जो वीडियो है ये इंडियन पॉलिटिक्स का क्लास नंबर 43 वीडियो है, ठीक है ना। आप प्रीवियस क्लासेस सारे देख सकते हैं जिसमें हम इंडियन पॉलिटिक्स का सारे सब टॉपिक को कवर किए हैं, जो आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जीके जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो उसे जरूर विजिट कीजिए इसका प्लेलिस्ट के तहत, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which features allows voters to verify that their vote has been recorded correctly, यानी कि उनको वेरीफाई कर रही है, यानी कि वोटर ये श्योर हो जाता है कि हाँ मैंने जिसको वोट दिया है ये वेरीफाइड है, मतलब जिस संकेत में या फिर जिस प्रतीक में वो वोट डाला है वो सटीक प्रतीक में लगा है। वो कैसे वेरीफाइड हो सकता है और किस मेथड के तहत ये सुनिश्चित हो सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीवीपैट के द्वारा ये सुनिश्चित हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रिंटर मशीन होता है वो 7 सेकंड के लिए उसे प्रिंट करके उन्हें दिखाता है और वो उसे देखकर वेरीफाई हो जाता है कि हाँ मैंने इसे वोट डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, देखिए यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यानी कि वीवीपैट सिस्टम्स गिव्स वोटर ए पेपर ट्रायल्स टू वेरीफाई दैट देयर वोट्स हैज बीन कास्ट करेक्टली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इंडिया बिकम्स द 14th कंट्री टू इंट्रोड्यूस, इंडिया बिकम द 14th कंट्री टू इंट्रोड्यूस व्हिच वोटिंग ऑप्शन, यानी कि इंडिया 14th कंट्री बन गया है किस तरह का वोटिंग मेथड इस्तेमाल करके। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर या फिर कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉन ऑफ द एबव नोटा, यानी कि इन 2013 इंडिया बिकम द 14th कंट्री टू इंट्रोड्यूस द नोटा ऑप्शन इन ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो एक नया ऑप्शन लाया है यानी नोटा, यानी नॉन ऑफ द एबव। अगर कोई भी मतदाता को कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं पसंद नहीं आती है तो वो क्या करता है, वो एक उनके लिए एक नया ऑप्शन होता है जो कि नोटा ऑप्शन, वो वहाँ पर डाल सकते हैं ताकि वो ये सुनिश्चित कर पाए कि हाँ जितने सारे उम्मीदवार खड़े हैं उनमें मुझे कोई भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, नोटा वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर व्हिच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, देखिए भारत में जो नोटा प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया है ये इंडिया में हुई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के दौरान, यानी कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद इसका इस्तेमाल किया गया है, इसका इंट्रोडक्शन किया गया था इंडिया में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियंस ऑफ इंडिया। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने राय दिए थे, जजमेंट दिए थे, इसके आधार पर यानी कि द 2013 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डायरेक्टर्स ये निर्देश दे रहे कि
डायरेक्ट यानी कि ईसी इलेक्शन कमीशन टू इंट्रोड्यूस नोटा ऑप्शन इन इलेक्शन, यानी कि नोटा ऑप्शन इलेक्शन में इंट्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के द्वारा यह हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, नोटा वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन व्हिच ईयर, यानी कि कौन से साल नोटा पहला बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2013, यानी कि द नोटा बटन्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2013 असेंबली इलेक्शन, यानी कि ये असेंबली इलेक्शन के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया था जो 2013 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन व्हिच स्टेट वाज नोटा फर्स्ट यूज्ड इन असेंबली इलेक्शन, यानी कि विधानसभा का इलेक्शन में नोटा का पहला इस्तेमाल किस राज्य में किया गया था, कौन से राज्य में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली, यानी कि ये 5 राज्यों में इसका इस्तेमाल पहली बार यानी कि 2013 में असेंबली इलेक्शन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा गया देखिए, हु सुपरवाइजेज द काउंटिंग ऑफ वोट्स, यानी कि वोट का काउंटिंग कौन निगरानी करता है यानी कि सुपरवाइज करता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर विथ ऑब्जर्वर, यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो इसे निगरानी करते हैं, ठीक है ना। यानी द वोट्स काउंटिंग इज कंडक्टेड अंडर द रिटर्निंग ऑफिसर असिस्टेड बाय सी इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर, यानी जिसे कौन सहयोग करते हैं, सहायता देते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर होते हैं, वो उन्हें सहयोग करते हैं यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर को, जिस दौरान उसका काउंटिंग के टाइम उसका निगरानी ठीक से हो पाती है, यानी कि सुपरवाइज ठीक से हो पाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, आफ्टर काउंटिंग हु डिक्लेयर्स द रिजल्ट इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र में जो परिणाम आता है उसका डिक्लेरेशन कौन करता है काउंटिंग के बाद। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर से ऑफिशियली डिक्लेयर्स द विनिंग कैंडिडेट, जो विजेता होते हैं उनको ऑफिशियली डिक्लेयर कौन करते हैं, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इलेक्शन टू द लोकसभा इन इंडिया आर हेल्ड अंडर व्हिच सिस्टम्स, किस सिस्टम के तहत लोकसभा का इलेक्शन जो हो रही भारत में वो होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सटीक उत्तर होगा ये फास्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि द फास्ट पास्ट द पोस्ट FPTP, ये सिस्टम के द्वारा ये पद्धति द्वारा होती है, यानी हुए द कैंडिडेट्स विथ मैक्सिमम वोट्स विनिंग, यानी कि जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलेगी वो जीतता है लोकसभा इलेक्शन दौरान। यानी कि इसमें क्या होता है देखिए, अगर 4 लोग इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, जिस उम्मीदवार को ज़्यादा परसेंट का वोट मिला है वो ज़्यादा क्या होता है उनको ज़्यादा जितना, यानी कि उनको क्या मैक्सिमम वोट के तहत जीत विजेता घोषित किया जाता है, ठीक है ना। इन्हें किसे मिला है 10, ये भी आप कह सकते हैं, उन्हें अगर नहीं मिला है तो इनको जितना कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, FPTP द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, इनके FPTP ये जो पद्धति अपनाया जाता है इसके तहत कंट्री को किस तरह डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा FPTP इस मेथड के तहत डिवाइड किया जाता है कंट्री को, सारे कंट्री को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिवाइड किया गया है, यानी कि इंडिया इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इलेक्टिंग 1 रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर इंडिया को भाग कर दिया गया है, आवंटित किया गया है, और जहाँ पर सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्टिंग
वन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वहाँ पर एक इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव रखा जाता है, हो पाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अंडर एफ पी टी पी ईच वोटर कैन कास्ट, यानी कि एफ पी टी पी के तहत प्रत्येक मतदाता कितने उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वन वोट, यानी कि इन एफ पी टी पी वन वोटर्स वन वोट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। एक ही वोट डाल सकता है एक एक विधान एक निर्वाचन क्षेत्र के तहत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, हु इज डिक्लेयर्स द विनर ऑफ एफ पी टी पी इलेक्शन। एपीटीपी इलेक्शन का जो विनर होता है, विजेता होते हैं, उनका घोषणा कौन करते हैं, उन्हें कौन घोषित करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, उन्हें कौन घोषित करते हैं और किस आधार पर घोषित किया जाता है। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंडिडेट विथ मैक्सिमम वोट, यानी कि जितने सारे भी कैंडिडेट भी चुनाव लड़े हैं उनमें से जिसको भी ज़्यादा वोट मिली है उनको एफ पी टी पी इस आधार पर क्या विजेता घोषित किया जाता है, यानी कि हाईएस्ट वोटर ग्रेटर विंस, यानी कि जिन्हें हाईएस्ट वोट मिला है उनका ग्रेटर विन का चांसेस है, रिगार्डलेस ऑफ मेजोरिटी परसेंटेज, जो रिगार्डलेस कर रही है मेजोरिटी परसेंटेज को, ठीक है ना। द इलेक्शन पिटिशंस अलाइंग माल प्रैक्टिस आर ट्राइड बाय, यानी कि इलेक्शन पिटिशन जो आरोप लगा रही है कि उस उनमें उनमें क्या हुआ है, मैल प्रैक्टिस, यानी कि उनमें बहुत सारी गड़बड़ी काम हुआ है। तो उस आधार पर उसका जो जजमेंट या फिर उसको तदंत करने का काम किसका है, रिव्यू करने का। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न। जिस राज्य में इलेक्शन पिटीशन जाहिर होती है, इसका आरोप मेल प्रैक्टिस के आधार पर इसका एलिजिंग होती है, इलेक्शन पिटीशन जारी होती है, उस राज्य का जो हाई कोर्ट होता है वो इसको क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है ना। हाई कोर्ट हैंडल्स इलेक्शन पिटीशन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, यानी पीपल एक्ट के तहत उसे हैंडल करता है हाई कोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इफ एन इलेक्शन पिटिशन इज ऑफ हेल्ड व्हाट कैन हैपन, यानी कि यदि इलेक्शन पिटिशन ऑफ हेल्ड हो जा रही है, ठीक है ना, व्हाट कैन हैपन तब क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। ऑफ हेल्ड समझ में आ रही है कि नहीं। ऑफ हेल्ड मतलब अगर ये सुनिश्चित हो जा रही है जो इलेक्शन हुआ है उसमें गड़बड़ी है, इस आधार पर जो इलेक्शन पिटिशन जारी हुआ है, इलेक्शन पिटिशन है कोर्ट में जो दायर किया गया दाखिल किया गया है, ये अगर ये प्रमाणित हो जाता है तो तब उस सिचुएशन में क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रीस्टेजिंग ऑफ इलेक्शंस, या क्या होता है ना, ये इलेक्शन का इलेक्शन पुनर्बार फिर से स्टार्ट होता है, यानी कि नया इलेक्शन जारी होता है, यानी कि इफ मेल प्रैक्टिस इज प्रूव्ड, यानी कि अगर मेल प्रैक्टिस प्रमाणित हो जाती है तब इलेक्शन में कैंसल्ड, यानी कि जो पहला इलेक्शन हो रहा था उसे में भी कैंसिल रद्द किया जाता है और रीहेल्ड, यानी कि पुनर्बार नया इलेक्शन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच जुडिशियल बॉडी कैन डिसक्वालीफाई ए कैंडिडेट बेस्ड ऑन इलेक्शन पिटिशंस, यानी कि कौन सा न्याय की बॉडी, यानी कि जुडिशियल बॉडी, कौन सा जुडिशियल बॉडी ये एक कैंडिडेट एक उम्मीदवार को डिस्क्वालीफाई, यानी कि अयोग्य की तरह घोषित कर सकते हैं इलेक्शन पिटिशन के आधार पर।
देखिए छठे का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट हैव द अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट्स इफ मेल प्रैक्टिस प्रूव्ड, यानी कि उस कैंडिडेट का मेल प्रैक्टिस प्रूव हो जाती है तब हाई कोर्ट क्या करता है, उन्हें अयोग्य घोषित कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु फाइनली नोटिफाइज द इलेक्टेड कैंडिडेट्स एज मेंबर ऑफ हाउस, यानी कौन फाइनली अनुसूचित करते हैं कि जो इलेक्टेड कैंडिडेट है जो चुनाव में जीते हैं वो सदन का मेंबर है, कौन ये फाइनली अनुसूचित करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो फाइनलाइज करते हैं, नोटिफाई करते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑफिशियली नोटिफाइज इलेक्टेड मेंबर्स टू पार्लियामेंट एंड असेंबली, यानी पार्लियामेंट एंड असेंबली का हाउस सदन के लिए वो एक मेंबर की तरह जो घोषित करते हैं, नोटिफाई करते हैं, अनुसूचित करते हैं, जो कि कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कैंडिडेट डिक्लेयर्स विनर्स इज सेड टू बी, यानी कि यहाँ पर क्या सवाल था, कैंडिडेट जो डिक्लेयर कर रही है, क्या डिक्लेयर कर रही है, विनर इज सेड टू बी, अगर कैंडिडेट विनर डिक्लेयर कर रही है इसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैच कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा रिटर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि उस निर्वाचन क्षेत्र से उनका आगमन यानी कि रिटर्न कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है, रिटर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं, यानी द फ्रेज यूज्ड इज दैट द कैंडिडेट हैज बीन रिटर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो आ रही है या फिर रिटर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूंसी हम कह पाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, हु अपॉइंट द ऑब्जर्वर फॉर इलेक्शंस काउंटिंग्स, यानी कि यहाँ पर जो आप देख सकते हो उनको रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, किससे, जो काउंटिंग का जो परिणाम घोषणा करते हैं। और क्यों कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, देखिए रिटर्निंग ऑफिसर इसलिए कहते हैं कि चुनाव में जो इतने सारे भी चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं और जो रिटर्न करते हैं और उनको कौन लाते हैं, कौन ये घोषणा फैसला करता है कि हाँ ये जीता है, उन्हें रिटर्न करके लाते हैं, जो कि रिटर्न ऑफिसर ही ये काम करते हैं। और जो निर्वाचन क्षेत्र से जीता है उनको क्या कहा जाता है, रिटर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है ना। इस आधार पर भी रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं और इसके तहत भी कैंडिडेट को क्या कहा जाता है, रिटर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूंसी ये भी कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु अपॉइंट्स ऑब्जर्वर्स फॉर इलेक्शन काउंटिंग, इलेक्शन काउंटिंग के लिए इलेक्शन में जो मत गणना के लिए जो ऑब्जर्वर की अपॉइंटमेंट होता है वो कौन करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्शन कमीशन उन्हें अपॉइंट करते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर आर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन टू मॉनिटर फेयरनेस मॉनिटर करने के लिए ऑब्जर्वर को अपॉइंट कौन करता है, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस इलेक्शन पिटिशंस, हमारे संविधान का किस अनुच्छेद के तहत इलेक्शन पिटिशंस जारी हो सकती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्शन पिटिशंस फॉल्स अंडर आर्टिकल 329 बी ट्राइज बाय द हाई कोर्ट, यानी कि ये कहाँ पर इस अनुच्छेद के तहत इलेक्शन पिटिशन जारी होती है, जो कि हाई कोर्ट में ये होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन व्हिच ईयर डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ नोटा, यानी कौन से साल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि नोटिस जारी कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2013, यानी कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ऑफ 2013 मैंडेट्स द इंक्लूजन ऑफ नोटा इन ईवीएम, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा का इंक्लूजन एक मैंडेटरी है, बाध्यकारी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट
का सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर निर्देश दिया था 2013 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ नोटा, नोटा का मेन पर्पज क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। नोटा का मेन पर्पज क्या है। देखिए नोटा का जो मेन पर्पज है वो है टू शो डिससेटिस्फेक्शन विथ ऑल कैंडिडेट्स, क्या दर्शाना और सारे कैंडिडेट के साथ डिससेटिस्फेक्शन दिखाना, ये नोटा का मेन पर्पज है। नोटा लेट्स वोटर्स रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स बट स्टिल एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज, यानी कि नोटा क्या कर रहे हैं, नोटा लेट्स वोटर रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स, यानी जितने सारा भी कैंडिडेट खड़ा होता है उम्मीदवार, उनको वो रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं इनमें से कोई भी मेरा पसंद नहीं है, वह स्टिल एक्सरसाइज ड्यूरिंग फ्रेंचाइज, यानी कि इलेक्शन में वो मत दिया है, मान मतदान किया है, इस तरह उन्हें वो गिनती में आएगा, बट वो क्या कर सकता है, वो सारे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर पाते हैं इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड सप्लाइंग ईवीएम, यानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल रहते हैं जो ईवीएम मशीन का कैसे मेंटेन किया जाएगा और उसका सप्लाई किया जाएगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BEL एंड ECIL। ये जो दो कंपनियां हैं ये क्या कर रही है, उसका मैन्युफैक्चर कर रही है, मेंटेन कर रही है ईवीएम फॉर इलेक्शन के लिए, इसका जो मैन्युफैक्चर और सप्लाइंग ये काम ये दोनों कंपनी कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचेगा देखिए, द पेपर स्लिप जनरेटेड बाय द वीवीपैट रिमेन्स विजिबल फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स, यानी कि पेपर स्लिप जो जनरेट होता है वीवीपैट के दौरान एक कितने समय के लिए विजिबल रहती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 सेकंड के लिए ये विजिबल रहती है, यानी कि वीवीपैट स्लिप्स डिस्प्लेस फॉर 7 सेकेंड्स बिफोर बीइंग स्टोर्ड सिक्योरली, यानी कि ये जो पेटी है मतदान पेटी उसमें सिक्योरली स्टोर होने से पहले 7 सेकंड के लिए मतदाता को ये दिखाई देती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच सिस्टम एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन वोटिंग रिकॉर्डिंग, वोट रिकॉर्डिंग, यानी वोट रिकॉर्डिंग के ऊपर जो पारदर्शिता है यानी कि ट्रांसपेरेंसी कौन सा सिस्टम सुनिश्चित कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। सबसे सबसे कॉन्फिडेंशियल वोट क्या है वोटिंग मशीन सिस्टम क्या है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीवीपैट, यानी कि वीवीपैट गिव्स फिजिकल प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ये क्या कर रहे हैं, फिजिकल प्रूफ दे रही है, कैसे, इसे प्रिंट करके, ठीक है ना, जो कि ये सुनिश्चित कर रही है ट्रांसपेरेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द कैंडिडेट्स विनिंग मैक्सिमम वोट्स अंडर FPTP इज नोन एज, यानी जो कैंडिडेट मैक्सिमम वोट जीत रही है उनको क्या कहा जाएगा। FPTP के आधार पर जो कैंडिडेट मैक्सिमम वोट पाकर जीत रही है उनको क्या कहा जाएगा। देखिए उन्हें रिटर्न कैंडिडेट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, रिटर्न कैंडिडेट कहा जाएगा, यानी कि द विनर लीगली कॉल्ड रिटर्न कैंडिडेट बाय रिटर्निंग ऑफिसर्स, यानी कि वो रिटर्न कैंडिडेट है और रिटर्निंग ऑफिसर ये जो परिणाम घोषणा करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म, यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो होता है, यानी कि व्हिच कैंडिडेट्स अमेंडमेंट्स एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस, यानी कि लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन के लिए जो वयस सीमा है 21 से 18 तक कर दिया गया है कि संविधान के संशोधन अधिनियम के तहत। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा ये हुआ था, यानी कि 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989 रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स, यानी कि 21 साल से 18 साल तक इसे रिड्यूस कर दिया, thus enlarging the base of इंडियन डेमोक्रेसी,
जिसके तहत क्या हुआ, इंडियन डेमोक्रेसी का एनलार्जमेंट हो गया, यानी कि बहुत सारे यूथ तो इसके तहत वोट देने का उन्हें अधिकार मिल गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, बिफोर द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 61 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1981 89, इससे पहले द वोटिंग एज ऑफ इंडिया, इंडिया में वोटिंग एज क्या था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गेस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 ईयर, यानी कि 21 साल था। वोटिंग एज वाज 21 years which was brought down to 18 years by the 61 अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 61 अमेंडमेंट के द्वारा इसे 21 साल से 18 साल कर दिया गया था, जो बिफोर 21 साल ही था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इफ ए कॉन्टेस्टेंट डाइज बिफोर पोलिंग व्हाट हैपेंस टू द इलेक्शंस इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि अगर एक कॉन्टेस्टेंट यानी कि जो निर्वाचन लड़ रहे है और वो एक कैंडिडेट मर जा रही है मतदान पहले, मतदान के दिन से पहले अगर वो मर जाते हैं, तो उस स्थिति में उस निर्वाचन क्षेत्र का क्या होता है इलेक्शन के ऊपर। ऑप्शन देखिए और गैस कीजिए क्या हो सकता है इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि इलेक्शन इज नॉट काउंटर मैंडेट बट द पार्टी कैन नॉमिनेट अनदर कैंडिडेट विद इन 7 days, यानी कि इलेक्शन को रद्द नहीं किया जाएगा और उस पार्टी को 7 दिन मिलेगा कि वो एक नया कैंडिडेट नॉमिनेट कर पाए। ठीक है ना। उन्हें नया कैंडिडेट नॉमिनेट करने के लिए 7 दिन मिलता है और इलेक्शन को नहीं रद्द किया जाता है। ठीक है ना। इन केस ऑफ डेथ कैंडिडेट्स ऑफ द ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज, और ये जो 7 दिन दिया था किससे, एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी यानी कि नेशनल पार्टी हो सकता है या फिर स्टेट पार्टी हो सकता है, उन्हें मिलता है 7 दिन के लिए कि वो एक नया कैंडिडेट नॉमिनेट कर सकते हैं। द पार्टी कैन प्रपोज अनदर कैंडिडेट विद इन 7 दिन, जिसके तहत वो 7 दिन के भीतर एक नया कैंडिडेट को प्रपोज देते हैं, यानी कि उन्हें नॉमिनेट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, आलियर इफ ए कैंडिडेट डाइज बिफोर पोलिंग, आलियर क्या होता है, अगर एक कैंडिडेट डाई मर जाता है बिफोर पोलिंग, पोलिंग से पहले, व्हाट वाज द रूल, यानी कि ये रूल लागू होने से पहले अगर एक कैंडिडेट मर जाता है पोलिंग से पहले, तब क्या होता है, होता था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द इलेक्शन वाज काउंटर मैंडेट एंड रिस्टार्टेड, यानी कि अर्लियर द डेथ ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स लेड टू काउंटर मैंडेट, यानी इलेक्शन को क्या कर रहा था, अगर मर जाता है एक कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट तो इलेक्शन को रद्द कर दिया जाता था और एक फ्रेश इलेक्शन उस निर्वाचन क्षेत्र में एक फ्रेश इलेक्शन लागू किया जाता था। ठीक है ना, फ्रेश मतदान हो रहा था, यानी कि आप नया इलेक्शन कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, अंडर द इलेक्टोरल रिफॉर्म ए कैंडिडेट कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम मैक्सिमम, यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के तहत एक कैंडिडेट्स कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम मैक्सिमम, कितने सारे निर्वाचन क्षेत्रों से एक ही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म के दौरान उसका जो नियम लाया गया था कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लड़ सकते हैं चुनाव। ऑप्शन देखिए और उत्तर कैसे कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि अगर एक कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं और 2 निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, इसका अधिकार भी उन्हें पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन के तहत मिला है और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के द्वारा उन्हें इसका अधिकार मिला है। ठीक है ना। एक कैंडिडेट इज रेस्ट्रिक्टेड, कैंडिडेट के ऊपर एक लिमिट लगाया गया है कि वो अगर कॉन्टेस्टिंग कर रही है बस 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यानी 2 निर्वाचन क्षेत्र से एट ए टाइम 2 निर्वाचन क्षेत्र से वो लड़ सकते हैं चुनाव, वेयर
वेदर फॉर पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शन, चाहे ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या फिर असेंबली इलेक्शन हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हालियर ए कैंडिडेट कुड कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम, यानी कि इससे पहले कैंडिडेट कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन में चुनाव लड़ सकता था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि इसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया था कि आप इतने सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ सकते हैं। वो अपने हिसाब से जितना चाहे उतना विधान यानी कि निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते थे। यानी कि आलिया देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, आलिया कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था, बट नाउ द लॉ परमिट्स कॉन्टेस्टिंग टू कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली, यानी कि वर्तमान यानी कि हमारा जो लॉ बनाया गया है इलेक्टोरल रिफॉर्म के दौरान, यह उन्हें परमिट कर रही है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशन में वो बस लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इफ ए कैंडिडेट विन बोथ सीट्स कॉन्टेस्टेड फ्रॉम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज व्हाट मस्ट हैपन, अगर यानी कि यदि कोई भी उम्मीदवार 2 सीट यानी कि 2 निर्वाचन क्षेत्र से लड़ते हैं और दोनों निर्वाचन क्षेत्र से भी वो जीत जाते हैं, तब उस परिस्थिति में क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कैच कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ही मोस्ट वैकेंट 1 सीट विद इन 10 डेज, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, एक ही सीट को वैकेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, 10 दिन के भीतर। यानी कि इफ ए कैंडिडेट विन्स फ्रॉम 2 सीट्स, यानी कि यदि कोई भी कैंडिडेट्स 2 सीट्स जीत जाती है, यानी कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से वो जीत जाते हैं, तो ही और सी मोस्ट वैकेंट 1 विद इन 10 डेज, यानी कि 10 दिन के भीतर वो एक ही सीट को उन्हें वो खाली करते हैं लीडिंग टू बाई इलेक्शंस, और जो सीट वो खाली करते हैं वहाँ पर एक नया इलेक्शन जारी होता है और नया उम्मीदवार चुना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ईयर सॉ इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अब 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रूल, यानी कि कौन सा साल इंट्रोड्यूस किया गया था रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी रूल, यानी कि एक ही व्यक्ति 2 यानी कि एक ही कैंडिडेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ सकता है चुनाव, इस तरह का रूल कौन से साल में आया था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कौन से साल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल अमेंडमेंट एक्ट 1996 place the restrictions of contesting from only 2 constituency, यानी कि दो निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते हैं कोई भी कैंडिडेट्स, उससे ज़्यादा नहीं। और ये किस आधार पर हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट जो कि 1996 में आया था, इस एक्ट के दौरान इस तरह डिसीजन लिया गया है और ऐसा हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज कैन बी रिक्वेजिशनड फॉर इलेक्शन ड्यूटी आफ्टर द 1998 प्रोविजंस, यानी कि 1998 प्रोविजन के दौरान किस कैटेगरी का एम्प्लॉयमेंट को इलेक्शन ड्यूटी के लिए नियुक्त दिया जाता है, उन्हें बोला जाता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकल अथॉरिटीज किन्हें बोला जाता है, लोकल अथॉरिटी को बोला जाता है, बैंक को, बैंक के एम्प्लॉय को, यूनिवर्सिटी का, LIC का, PSU का एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन, इन सारे का जो एम्प्लॉय होता है उनको इलेक्शन ड्यूटी के लिए नियुक्त किया जाता है, बोला जाता है, ठीक है ना। सिंस 1998 के बाद एम्प्लॉयज ऑफ द लोकल अथॉरिटी, बैंक, LIC, यूनिवर्सिटी, PSU एंड गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन कैन बी डिप्लॉयड ऑन इलेक्शन ड्यूटी, ये क्या होता है, इलेक्शन ड्यूटी के तहत उन्हें अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए,
which organization staff can now be used for election duty, यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ इनमें से उन्हें इलेक्शन ड्यूटी के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि LIC स्टाफ को हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि स्टाफ फ्रॉम द LIC कैन बी रिक्विजेंट फॉर इलेक्शन ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी के लिए उन्हें नियुक्त दिया जा सकता है एज पर द 1980 प्रोविजन, 1980 प्रोविजन के दौरान ऐसे किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु इज एम्पावर्ड टू रिक्विजन स्टाफ फॉर इलेक्शन ड्यूटी, यानी कि किसके पास ये पावर होता है कि वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए इस तरह स्टाफ को यानी कि एम्प्लॉय को रिक्विजन यानी कि बुला सकते हैं इलेक्शन ड्यूटी के लिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए कौन उन्हें नियुक्ति दे सकते हैं इसके इलेक्शन ड्यूटी के लिए। जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्शन कमीशन इस तरह काम करता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन है द पावर टू रिक्विजिशन स्टाफ फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए स्टाफ को बोला जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द रेस्ट्रिक्शंस ऑन ए कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम ओनली 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी अप्लाइज टू, यानी कि यानी किस क्षेत्र में इलेक्शन होना है, अगर इलेक्शन हो रहा है यानी कि वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा गया है एक कैंडिडेट को, ताकि वो अगर उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बस 2 निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर ये किसके लिए लागू होता है बताओ। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस, यानी कि ये दोनों लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन के लिए लागू हुआ है। यानी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाइज फॉर द बोथ लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन है, यानी कि एक कैंडिडेट अगर लोकसभा इलेक्शन हो या फिर राज्यसभा यानी कि विधानसभा इलेक्शन हो, ठीक है, अगर इसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो ये बस 2 निर्वाचन क्षेत्र से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ सकते हैं चुनाव, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। इस तरह रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगाया गया है। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बिफोर पोलिंग व्हाट हैपेंस, यानी मतदान से पहले अगर कोई कैंडिडेट का डेथ हो जाता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी कि वो मान्यता प्राप्त पार्टी से बिलोंग नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द इलेक्शंस कंटिन्यू एज शेड्यूल्स, यानी कि इलेक्शंस जारी रहती है जिस इसका टाइम सूची के हिसाब से, यानी कि इसे रद्द नहीं किया जाता है, यानी कि इसे इलेक्शन इज नॉट काउंटर मैंडेट, इसे रद्द नहीं करता है। एंड इफ द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डाइज बिफोर पोलिंग, मतदान से पहले अगर एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र कैंडिडेट स्वतंत्र स्वतंत्र कैंडिडेट यानी कि उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो उस सिचुएशन में इस तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा देखिए, द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया आफ्टर द 61 अमेंडमेंट एक्ट इज, यानी कि 61 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो मिनिमम एज होता है इंडिया में एक मतदाता का, वो कितना साल है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 ईयर्स। कितना साल है 18 ईयर्स, यानी आफ्टर द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 द मिनिमम एज वोटिंग बिकम 18 ईयर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लोअरिंग वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18, यानी कि इस 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान उनका जो एज कमाया गया था 21 से 18 तक, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है।
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका तो गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू गिव मोर रिप्रेजेंटेशन टू यूथ। ये क्या कर रही है, यूथ यानी कि युवाओं को, यानी कि चुनाव में मतदान बहुत सारे युवा दे पाए, बहुत सारे युवा को मतदान देने का अधिकार दे रही है, इस तरह का जो संशोधन है। यानी कि यूथ पॉपुलेशन गिव्स रिप्रेजेंटेशन इन डेमोक्रेसी बाय रिड्यूसिंग वोटिंग एज। इसके दौरान यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मतदान दे पाते हैं, ठीक है ना। द डेथ ऑफ ए कैंडिडेट रूल्स रिफॉर्म मेनली बेनिफिट, यानी कि ये जो कैंडिडेट रूल का जो डेथ होने के बाद जो तरीका अपनाई जाती है, इसके द्वारा क्या बेनिफिट मिलती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। और ये जो डेथ रिफॉर्म बेनिफिट एक किसको मिलती है, किस तरह का कैंडिडेट को। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के, यानी कि अगर एक उम्मीदवार एक कैंडिडेट को मतदान पहले कैंडिडेट का मतदान पहले डेथ हो जाता है, ठीक है ना, तब अगर वो इंडिपेंडेंट पार्टी से बिलोंग कर रही है तो वो उस उसके आधार पर इलेक्शन को रद्द नहीं किया जाता है। बट अगर वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं तो उन्हें एक नया कैंडिडेट नॉमिनेट करने का चांस मिलती है। 7 दिन के भीतर वो एक नया कैंडिडेट का यानी कि रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये उनको इस तरह का बेनिफिट मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इफ ए कैंडिडेट डाई बिफोर पोलिंग और बिलोंग टू ए रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, यानी पार्टी के, यानी कि अगर वो कैंडिडेट एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में बिलोंग कर रहे हैं तो उन्हें क्या बेनिफिट मिल रही है, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रपोज्ड अनदर कैंडिडेट विद इन 7 डेज। 7 दिन के भीतर एक नया कैंडिडेट को नॉमिनेशन कर सकते हैं इसके लिए, चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट वाज अमेंडेड इन, कौन से साल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1996। यानी कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, इसे 1996 में अमेंडमेंट किया गया था। इसके दौरान क्या हुआ, इसके दौरान कैंडिडेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा गया कि वो चुनाव 2 कॉन्स्टिट्यूशन से लड़ सकता है, यानी कि 2 निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो लोकसभा के लिए हो या फिर विधानसभा के लिए हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which category of worker can't be requisitioned for election duty। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कैटेगरी का वर्कर को हम इलेक्शन ड्यूटी के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन देगा, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राइवेट कॉर्पोरेशन कंपनी स्टाफ। प्राइवेट कॉर्पोरेशन कंपनी स्टाफ को इस काम के लिए अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है, यानी प्राइवेट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज आर नॉट कवर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ 1998 के प्रोविजन के दौरान प्राइवेट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय जो होता है वो इसमें नहीं आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ऑफ रिक्विजिशन स्टाफ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर। कौन से साल इलेक्टोरल रिफॉर्म जो हुआ था, जिसके दौरान जो इलेक्शन ड्यूटी के लिए जो स्टाफ का नियुक्ति यानी कि स्टाफ को बुलाया जाता है, इस तरह का इंस्टीट्यूशन हुआ था। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर गैस कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1998 रिफॉर्म एम्पावर्स द इलेक्शन कमीशन टू यूज स्टाफ्स फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर इलेक्शंस। इलेक्शन के वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इलेक्शंस यूज स्टाफ्स फॉर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ का एम्प्लॉय का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन ड्यूटी के लिए, जो कि इलेक्शन कमीशन उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं, इक्विजिशंस करते हैं, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हम
वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ठीक है ना। और आप ऐसे बहुत सारे प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स का सारे एमसीक्यू सारे सब टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस किया गया है। और आप इस एकमात्र प्लेलिस्ट है उसे पा सकते हैं, ठीक है ना। इसे ज़रूर विजिट कीजिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।